हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड। इस वीडियो का मेन पर्पस है इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को समझना और उसमें से भी 4 वर्ड्स को समझना, जिसके अंतर्गत एक्सियम, पोस्टुलेट्स, थ्योरम और कोरोलरी है। ठीक है, तो 4 पॉइंट को हमें मुख्य रूप से समझना। पहला है एक्सियम्स, दूसरा है पोस्टुलेट्स, तीसरा है थ्योरम और चौथा पॉइंट है हमारा कोरोलरी। तो इस वीडियो के अंतर्गत मुख्य रूप से हम ये देखेंगे कि एक्सियम होता क्या है, पोस्टुलेट्स क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, कोरोलरी क्या होता है और इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है। और इसके बाद वाले वीडियो में फिर हम एक्सियम्स, जो भी यूक्लिड्स के द्वारा एक्सियम्स दिए गए, पोस्टुलेट्स दिए गए, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाले चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला हमारा जो सेंटेंस यहाँ लिखा गया है ज्योमेट्री, और जो वर्ड यहाँ पे ज्योमेट्री दिया गया है, ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो और दूसरा है मेट्रिनियन। इसका मतलब क्या होता है, जियो का मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्रिनियन का मतलब होता है मेजर। इट मीन्स वी कैन इजिली से दैट मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री के अंतर्गत किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में मुख्य रूप से इसका प्रयोग अर्थ के मेजरमेंट में किया जाता था। ठीक है, तो यूक्लिड उस समय में बहुत कुछ ज्योमेट्री के बारे में बतलाए और बहुत ही सराहनीय कार्य किए, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखे थे जिसका नाम था एलिमेंट्स। ठीक है, ये एक बुक लिखे जिसका नाम क्या था, एलिमेंट्स। ठीक है, ये 13 पार्ट्स में है, 13 पार्ट्स में है। ठीक है, 13 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसमें बहुत कुछ इन्होंने बतलाया, कुछ डिफिनेशंस दिए, ये कुछ एक्सियम्स बतलाएं, पोस्टुलेट्स बतलाएं। तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बस बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर इज नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। हम लोग यूक्लिड्स के बारे में, मतलब कि यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे वे प्लेन वाले, मतलब कि 2 डायमेंशनल फिगर होंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल होंगे, 3 डायमेंशनल नहीं होगा। ठीक है, तो द ज्योमेट्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज नोन एज प्लेन फिगर। ठीक है, क्योंकि प्लेन फिगर में 2 डायमेंशनल ही ड्रॉ किया जा सकता है, 3 डायमेंशनल तो नहीं होगा, क्योंकि उसको 3 डायमेंशन चाहिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट्स यहाँ लिखा गया है, इसको समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, और इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे। जैसे एक स्टेटमेंट क्या होता है, तो अ सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जैसे जिसे जज, एक वैसा स्टेटमेंट जिसको जज किया जाए कि क्या ये सही है या गलत है। अगर उसको जज किया जा सकता है तो वो स्टेटमेंट कहलाएगा, अगर जज नहीं किया जा सकता है तो वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए, तो क्या इसे जज किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, इसे जज किया जा सकता है, हाँ सही है, गलत है, इसे प्रूफ किया जा सकता है, बतलाया जा सकता है कि हाँ सही है, या फिर इवन आपको लगता है कि गलत है तो आप इसमें बतला सकते हैं कि गलत है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। एक मैं दूसरा स्टेटमेंट देता हूं, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं, उसको आपको जज करना है कि क्या वो स्टेटमेंट है या नहीं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, x + 5 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है,
अगर ये मैं स्टेटमेंट लिखा यहाँ पे, तो सबसे पहले ये एक सेंटेंस है अभी, ठीक है, ये एक सेंटेंस। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए क्या कह रहा है कि अ सेंटेंस, एक वैसा सेंटेंस जिसे जज किया जाए कि क्या वो सही है या गलत है, ठीक है, बिना जज किए। अगर जज जो हो सकता है उसको हम स्टेटमेंट कहेंगे, अदरवाइज उसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर x+5 जो है, तो x इज अ वेरिएबल टर्म, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू मोर देन 4 होगा तब तो ये सही है, ठीक है, तब तो ये जो दिया गया है वो सही है। लेकिन अगर x का वैल्यू लेस देन 4 हो या फिर 4 हो तब तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए यहां से जब तक हमें x का वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक हम इस स्टेटमेंट को ये नहीं कह सकते हैं कि ये सही लिखा गया है या फिर गलत लिखा गया। देखिएगा यहां फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, अगर ये सेंटेंस दिया गया है तो इसमें जब तक x का वैल्यू हमें बतलाया नहीं जाए तब तक हम इसको जज नहीं कर सकते हैं कि क्या ये जो सेंटेंस लिखा गया है वो सही है या गलत है। तो इस कंडीशन में इट मीन्स अभी जो कंडीशन लिखा गया है, जो दिया गया है, उसमें x का वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो है वो एक सेंटेंस है, नॉट ए स्टेटमेंट, बिकॉज अभी इसको हम जज नहीं कर सकते हैं, और जज नहीं कर सकते हैं इट मीन्स दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, देन आफ्टर हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से इसे इरेज करेंगे और डिफिनेशन के माध्यम से एक्सियम और पोस्टुलेट्स को देखेंगे, ठीक है। देखिए कुछ वैसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि ट्रू होते हैं, उसको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, जो बिल्कुल ट्रू होते हैं और उसको कोई भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो एक्सियम और पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। देखिए हम ये दोनों में डिफरेंस भी हम बतलाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, बट अभी हम समझ रहे हैं कि क्या ये होता क्या है, ठीक है, एंड हाउ दिस टू आर डिफरेंट फ्रॉम थ्योरम, ठीक है। थ्योरम में क्या होता है कि भाई कोई भी अगर स्टेटमेंट है तो उसको प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, बट इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर दिया गया है 2+2, ठीक है, 2+2 इज इक्वल टू 4, तो 2+2 इज इक्वल टू 4 क्या प्रूफ थोड़ी कर सकते हैं, ये तो बस ये ट्रू है कि अगर 2 में 2 जोड़ा जाए तो 4 होगा। या फिर दूसरा स्टेटमेंट मैं लेता हूं, दूसरा एक सेंटेंस लिखता हूं, अगर ये 2 इज इक्वल टू 2 तो व्हेन इक्वल इज एडेड टू बोथ साइड देन द रिजल्ट मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे अगर 1 1 मैं जोड़ दूं तो जो रिजल्ट आएगा ये भी इक्वल होगा। अब इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा एक्सियम और पोस्टुलेट्स के अंतर्गत आएगा। अब देखिए हम वहां पे भी हम क्लासिफाई करेंगे कि ये एक्सियम होगा कि पोस्टुलेट्स होगा। बस अभी समझने का प्रयास कीजिए कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स होता क्या है, ठीक है, और फिर हम डेफिनेशन भी अभी देखेंगे। अब जैसे कि अगर एक एंगल हम ड्रॉ करें, ठीक है, अब ये मान लेते हैं 30 डिग्री का एंगल है, और एक इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो बाइसेक्टर 30 का कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री का बाइसेक्टर कितना होगा, 15 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फुल एंगल इज ग्रेटर देन द हाफ एंगल। फुल एंगल जो कि पूरा इट मीन्स 30 डिग्री इज ग्रेटर देन द 15 डिग्री। तो ये हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये हमें पता है कि वो अगर कंप्लीट एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल मीन्स यहाँ पे आप एंगल को क्लासिफाई मत कर दीजिएगा कि 0 एंगल, कंप्लीट एंगल, राइट एंगल, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर फुल एंगल है तो हर हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये आपको समझकर चलना है, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और एक्सियम और पोस्टुलेट्स को और भी डिटेल में एग्जाम्पल के माध्यम से, डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बाय डिफिनेशन हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन में दिया गया है कि सेल्फ इविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेशली लिंक्ड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एक्सियम। देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए एक्सियम और पोस्टुलेट्स में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो सेल्फ इविडेंट होना चाहिए ट्रू स्टेटमेंट, मतलब सही होना चाहिए, और सेल्फ इविडेंट होना चाहिए मतलब इसको कोई प्रूफ की आवश्यकता। सेल्फ इविडेंट मतलब क्या है कि इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ इविडेंट, बट ये क्या होना चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है।
यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स में यूज किया जाए, एंड नॉट स्पेशली लिंक्ड टू ज्योमेट्री, लेकिन वो ज्योमेट्री से स्पेशली लिंक्ड ना हो, उसको क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। और एंड जो स्पेशली रिलेटेड टू ज्योमेट्री, तो यहाँ पे वाइल दोज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर नॉन एज पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स के अंतर्गत सेल्फ इविडेंट तो आएगा ही, ट्रू स्टेटमेंट भी होना चाहिए, बट स्पेशली लिंक्ड टू ज्योमेट्री इज कॉल्ड पोस्टुलेट। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों को क्लियर करते हैं कि किसको हम एक्सियम कहेंगे और किसको हम पोस्टुलेट्स कहेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लेते हैं ये ए बी और ये सी है। ठीक है, ए बी एंड सी एक स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी। अब इसका हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये भी ए बी सी और डी, तो इसको भी लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये तो पैरेललोग्राम है ही, लेकिन पैरेललोग्राम का भी एक स्पेशल टाइप है जो कि रेक्टेंगल है, तो मैं पैरेललोग्राम में डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये 3 है। अब मान लेते हैं कि इसका एरिया इसके इक्वल है और इसका जो एरिया है वो इसके इक्वल है, तो इट मीन्स हम इनडायरेक्टली वी कैन से दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर इस कंडीशन में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, सिर्फ एरिया के बारे में बात करें, तो वो आ जाएगा एक्सियम के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल फिगर के अकॉर्डिंग, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह के अकॉर्डिंग चला जाए, हालांकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी फॉलो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर एंगल के अकॉर्डिंग देखें, मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर के अकॉर्डिंग जैसे ही आप चले जाइएगा, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, पोस्टुलेट्स के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर के अंतर्गत रहे, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो वो एक्सियम कहलाएगा। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पे दूसरे शब्दों में आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक्सियम आपको इसके माध्यम से नहीं समझ आ रहा है, तो मान लेते हैं कि 2 है, अब यहाँ पे भी 2 है। अब इसमें अगर दोनों साइड में अगर 1 1 ऐड कर दिया जाए, तो इक्वल इज एडेड टू बोथ साइड, देन द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है। अगर मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, देन इट मस्ट बी एक्सियम। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए उसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो थ्योरम है। तो थ्योरम वैसा ट्रू स्टेटमेंट होता है जो जिसे प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। मतलब सेम डेफिनेशन आप यहां लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट सेल्फ इविडेंट। ये सेल्फ इविडेंट नहीं होता, ये ट्रू स्टेटमेंट तो होता है, बट दैट रिक्वायर्ड अ प्रूफ, लेकिन इसको प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, इसे हम लोग थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं। ठीक है, जैसे हम लोग आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, उस सब को पढ़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, और भी बहुत सारा पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सारा है, तो सबको हम लोग देखेंगे। तो एक मैं एग्जांपल ले लिया कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो इसे प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो था हमारा कोरोलरी था। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू तो है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इट मीन्स वी कैन यूज थ्योरम टू प्रूफ एनी कोरोलरी। तो अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन बी इजीली डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम इज कॉल्ड, मतलब उसको आप किसके माध्यम से प्रूफ करते हैं, बाय द यूज ऑफ थ्योरम। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे भी हम लेना चाहते हैं। एग्जांपल अगर देखिएगा, तो अगर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी को आप प्रूफ करते हैं, या फिर सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम अ पॉइंट, देखिए एक, या फिर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी ही ले लीजिए ना, सम ऑफ ऑल एंगल फ्रॉम वन साइड ऑफ अ लाइन फॉर्म्ड वन साइड, मतलब एक साइड में जो एक पॉइंट पे किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट के एक ही ओर
जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। यही लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज कहलाता है। और इसको प्रूफ करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा? हमें थ्योरम का यूज करना पड़ता है। तो थ्योरम को यूज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कोरोलरी कहेंगे। किसी एक पॉइंट के, मान लेते हैं ये है, तो इसके चारों ओर जो एंगल बन रहे हैं 1 2 3 और ये 4 5 6 जितना भी एंगल बने, लेकिन चारों ओर जो भी एंगल बन रहे हैं वो सबका सम कितना होता है? 360। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? कोरोलरी के अंतर्गत आएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और कुछ और भी पॉइंट्स, जैसे कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे इरेज करते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई? तो सबसे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट को समझते हैं। तो लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे? देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट जो है इसका 2 एंड पॉइंट होता है, 2 एंड पॉइंट। ठीक है। दूसरा जो है, इट कैन बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये इस तरह का सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो उसे हम क्या लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन एनी साइड। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन एनी साइड। मतलब अब देखिए ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है, दोनों तो एंड पॉइंट है, तो इसे एक्सटेंड तो नहीं किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन एनी साइड। तो ये तो हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। दूसरा, अगर हम लाइन के बारे में बात करें तो लाइन, या फिर इससे पहले हम लोग रे देख लेते हैं। ठीक है। तो रे में क्या होगा? पहला पॉइंट की इसमें, जैसे इसमें 2 एंड पॉइंट था, तो इसमें क्या होगा? 1 एंड पॉइंट। ठीक है, 1 एंड पॉइंट। दूसरा क्या होगा? अगर एक ही एंड पॉइंट है तो एक साइड से तो जाहिर सी बात है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और देखिए दूसरा की सिंबल अगर देखें तो इसका कुछ इस प्रकार से रहता है। उसका दोनों एंड पॉइंट था तो दोनों साइड में पॉइंट जैसा रहेगा, लेकिन एक साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है। तो एक साइड, एक ही एंड पॉइंट है, इस साइड एंड पॉइंट हो गया, और ये जो एरो है, एरो इंडिकेट कर रहा है कि इधर से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड। एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड। ठीक है। उसके बाद हमारा है लाइन। तो लाइन के बाद कोई एंड पॉइंट नहीं होता। देखिए यहां पर 2, इसके पास 1 और इसके पास क्या? नो एंड पॉइंट। सबसे पहला आ जाएगा नो एंड पॉइंट। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आएगा, इट कैन बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अगर इसका एंड पॉइंट नहीं है तो दोनों साइड में एरो का साइन होगा। ठीक है। और अगर दोनों साइड में एरो का साइन है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है। तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका जो दिया गया है वो कोलिनियर पॉइंट है। तो कोलिनियर पॉइंट क्या हम भाई कह सकते हैं? तो जो हमारा पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो 2 and more than, या फिर आप कहें कि 3 and more than 3 पॉइंट lie on a same straight line। ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 and more than 3 पॉइंट lie in a same straight line। ठीक है। अगर सेम स्ट्रेट लाइन में अगर रहेगा 3 से ज्यादा, क्योंकि 2 तो खैर रहेगा ही रहेगा, ये तो आप श्योर रहिए, 2 रहेगा तब तो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर 3 है तब वो कोलिनियर कहलाएगा, 3 से ज्यादा है तब भी वो कोलिनियर कहलाएगा। जैसे कि ये एक हो गया, तो ये 2 तो रहेगा। मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, A, B, C एंड D। तो ये चारों पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं, बिकॉज दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन पर अगर हैं तो वो कोलिनियर कहलाएंगे। इंटरसेक्टिंग अब उसके बाद है। ठीक है। इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहेंगे?
ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग कहने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि विच हैव वन कॉमन पॉइंट। जैसे दो लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी है और ये सी और ये डी है, ठीक है। तो दो लाइन है लेकिन एक कॉमन पॉइंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे और ये दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, ठीक है ना। टू लाइन हैविंग अ कॉमन पॉइंट, एक जो पॉइंट है वो कॉमन होगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। अब देखिए इसी से मिला जुला है कंकरेंट लाइंस, ठीक है। तो कंकरेंट लाइन किसे कहेंगे, जब यहाँ पे दो है ना, तो मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन, या फिर मोर देन टू लाइंस हैविंग अ सेम कॉमन पॉइंट, ये आप कह सकते हैं। अगर सेम कॉमन पॉइंट होगा तो ये क्या कहलाएगा, कंकरेंट कहलाएगा। दोनों सेम है इसलिए मैं इसको नहीं लिखता हूं। अब उसके बाद जो है हमारा पैडलर है, पैडलर लाइन है। तो देखिए पैडलर लाइन में टू लाइन हैविंग नो एनी कॉमन पॉइंट। आप पहला तो स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हैं, चलिए इसको और डिटेल में भी समझते हैं। तो सबसे पहला तो आप लिखिएगा टू लाइन्स हैविंग नो एनी कॉमन पॉइंट। पहला तो ये हो गया, कॉमन पॉइंट कोई नहीं होगा, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन एट एवरी पॉइंट इज इक्वल। देखिए हर एक जगह पे, जैसे यहाँ पे हम फिगर में बना रहा हूं, अब ये तो पहले तो कह दिया कि ये कभी भी आप कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, इट कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, इट मीन्स कॉमन पॉइंट इसका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर इक्वल है देन इट विल बी पैडलर, अदरवाइज इट नॉट बी पैडलर, ओके। अगर तो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल एट एवरी पॉइंट, ये आप लिख दीजिएगा एट एवरी पॉइंट, ठीक है, एट एवरी पॉइंट, ठीक है। ये हर एक पॉइंट पे आप अगर मेजर करते हैं, कहीं से भी अगर यहां से आप मेजर करते हैं इस पॉइंट को, तो ये भी इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है, देखिए अब यहां से अब ऐसा नहीं कि हम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आप ऐसा लाइन मत ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जा रही है जो कि परपेंडिकुलर हो। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।